नमस्कार विद्यार्थियों। हम बाहरी बलों के बारे में बात कर रहे थे, उनसे निर्मित जो स्थलाकृतियाँ थी, चाहे वो अपरदन के फलस्वरूप बनती हो या निक्षेपण के फलस्वरूप बनती हो। तो हमने बहते हुए जल यानी नदी और हवा के जो कार्य हैं और उनकी जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम चूने प्रदेश में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं या भूमिगत स्थलाकृतियों का भी नाम दे सकते हैं, इसको कास्ट प्रदेश की स्थलाकृतियों का नाम भी हम इसको देते हैं। तो चूने क्षेत्र की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में ये स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ पर चूने के क्षेत्र, डोलोमाइट के क्षेत्र, जिप्सम के क्षेत्र, चट्टालीन जो लवण अधिक पाए जाते हैं जिन चट्टानों में, या चाक मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं उनमें कास्ट स्थलाकृतियाँ पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में हमें देखने को मिलती है। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करते हैं, जो कि पश्चिमी यूरोप का जो एड्रियाटिक सागर है जिसका पूर्वी तट है वो 480 गुणा 80 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है और इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकसित स्थलाकृतियां हम देख सकते हैं। कास्ट स्थलाकृतियों के जो अन्य क्षेत्र हैं इसके अलावा, जैसे हम ब्रिटेन के यॉर्क प्रदेश की बात करते हैं, मैक्सिको के बास्को क्षेत्र की बात करते हैं, या फेंटोरेसियो पश्चिमी क्यूबा, मध्य न्यू गिनी, पश्चिमी सैल्वेज, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के जो कास्ट क्षेत्र है, पश्चिमी कास्ट क्षेत्र, भारत में जैसे हम चेरापूंजी के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, पचमंडी की बात करते हैं, देहरादून, उत्तराखंड में भी कई चूना क्षेत्र पाए जाते हैं और वहाँ पर विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है या पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है चूना के जहाँ पर कास्ट स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे हम भारत में बस्तर में बात करते हैं, कुटुमसर की जो गुफाएं हैं, विशाखापट्टनम की जो बुरा गुफाएं हैं, वहाँ पर भी ये स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कास्ट स्थलाकृतियों के विकास की अगर बात करते हैं तो कुछ विशेष दशाएं होती हैं जिनके कारण ये स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ चूने के पत्थर, डोलोमाइट, चौक पत्थर या जिप्सम लवणों से युक्त जो चट्टानें होती हैं जहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में ये स्थलाकृतियाँ देखी जा सकती हैं। भूमिगत जल का पाया जाना भी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही तेज गति से जो बहाव होता है वो बहाव नहीं होना चाहिए, मंद गति से उस क्षेत्र में बहाव हो ताकि ये स्थलाकृतियाँ विकसित हो। धरातल से काफी नीचे भी ये उपस्थित नहीं हो, जैसे चूना है, डोलोमाइट है, ये पदार्थ ज्यादा गहराई पर स्थित नहीं हो, तो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण से ये स्थलाकृतियां विकसित होती है। जब हम चूंकि कास्ट क्षेत्र की बात करते हैं तो मैदान धरातल के ऊपरी सतह पर भी ये स्थलाकृतियां बनती हैं और जैसे जल भूमिगत हो जाता है तो वहां पर भी अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो निर्मित होती हैं। तो क्योंकि भूमिगत जल का भी इससे संबंध है, तो भूमिगत जल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कुएं हैं, गीजर हैं या फिर पाताल तोड़ कुएं हैं, ये सभी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसके नीचे ये मौजूद होते हैं।
तो इस कारण से इसको अधतल जल भी बोलते हैं। और ये भूमिगत जल अनेक स्रोतों से बनता है, जैसे वर्षा का जल है, हिम का जो जल है, सहजात जल है या मैग्मा जल है। तो वर्षा का जल धरातल के ऊपर बहता हुआ भूमिगत या जमीन में रिसकर नीचे भूमिगत जल का रूप धारण करता है। सहजात जल की बात करते हैं, परतदार जो चट्टानें होती हैं उनमें जो जल उपस्थित होता है और उत्थान के समय ये ऊपरी जल से संपर्क में आ जाता है, तो सहजात जल भी महत्वपूर्ण होता है। और मैग्मा जल जब ज्वालामुखी फूटता है तो जो आंतरिक जो जल होता है धरातल के नीचे, वो वाष्प के रूप में धरातल के नीचे इकट्ठा हो जाता है और वो जल का रूप ले लेता है, तो उसको हम मैग्मा जल का नाम देते हैं। काष्ठ जो स्थलाकृतियां हैं, जो भूमिगत जल है, वो किस रूप में काम करता है, किस प्रकार की जो अपरदन की क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। तो मुख्य रूप से घोलीकरण, जलगति क्रिया, अपघर्षण और सन्निघर्षण, क्योंकि चूने वाले क्षेत्रों में ये स्थलाकृतियां पाई जाती है और जैसे ही जल इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी के कारण घुलन की जो क्रिया होती है वो ज्यादा तीव्र हो जाती है, तेज गति से संपन्न होती है। तो घोलीकरण की क्रिया जो होती है ऐसे क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में संपन्न होती है। जलगति की क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जल जब बहता है, चाहे वो मंद गति से बहता हो, लेकिन जलगति की क्रिया के द्वारा भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां यहाँ संपन्न होती है। अपघर्षण की अगर बात करते हैं, क्योंकि गति मंद होती है तो कम मात्रा में ये जो जल होता है ये अपने साथ जो पदार्थ होते हैं, चट्टान चूर्ण होती है, उनका परिवहन मंद गति से करता है। तो उनके कारण से भी पार्श्ववर्ती जो भाग होते हैं या सतही जो भाग होते हैं उनका अपरदन होता है, तो जिसको हम अपघर्षण बोलते हैं। सन्निघर्षण, जल के साथ जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो आपस में ही टूटते हैं, जिसको हम सन्निघर्षण का नाम देते हैं। तो ये चार प्रकार से जो काष्ठ क्षेत्र होते हैं वहां पर अपरदन के कार्य संपन्न होते हैं और अपरदन के द्वारा काष्ठ क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, चाहे वो धरातल के ऊपर हो चाहे धरातल के नीचे हो। उनमें लेपिज, घोल रंध्र, डोलाइन, विलियन रंध्र, रंध्र, संयुक्त घोल रंध्र, ज्वाला, पौधे, सिंक, काष्ठ मैदान, कंदराय, प्राकृतिक सुरंग, अंधी घाटी आदि प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो बनती हैं। तो आरंभ जब स्थलाकृतियों की बात करते हैं, आरंभिक जो स्थलाकृतियों की बात करते हैं, तो चूंकि ऊपर धरातल का ऊपर का जो क्षेत्र होता है, चूना वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर अगर पानी ऊपर से गिरेगा तो जो छिद्री रंध्र होते हैं वहां ये क्रिया संपन्न होती है और जैसे ही ये क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आती है तो ये बीच वाला जो भाग है उसका अपरदन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है उसको हम लेपिस का नाम देते हैं। कांटेदार जो स्थलाकृति है उसका निर्माण यहां हो जाता है, शिखर और बिदर बीच वाला जो भाग होता है उसका अपरदन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है धरातल के ऊपर बनती है और इसको हम लेपिस का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्रिया सतत रूप से ऊपर से जो जल होता है वो सतत रूप से यहाँ प्रभावित होता है तो ये यहाँ पर ये नीचे बढ़ते हुए यहाँ घोल रंध्रों का निर्माण कर देते हैं, यानी ये समाप्त हो जाते हैं और नीचे पहुंचकर ये रंध्र इस प्रकार की स्थलाकृतियां ये नीचे धरातल के नीचे बनाते जाते हैं। तो इसको हम घोल रंध्र का नाम देते हैं। ये स्थलाकृति बड़े आकार में अगर बनती है तो उसको हम डोलाइन बोलते हैं। विलियन रंध्र, कई जो डोलाइन होते हैं वो काफी संख्या में वहां बन जाते हैं विलियन रंध्र, और विलियन रंध्र से जो बड़ी आकृति होती है वो रंध्र होती है। फिर संयुक्त घोल रंध्र, बड़े आकार के जो गड्ढे चूने क्षेत्र में पाए जाते हैं संयुक्त घोल रंध्र बोलते हैं। और युवाला जैसे अनेक प्रकार के
जो स्थलाकृतियां हैं वो धरातल के नीचे विकसित हो जाती है, गुफा के रूप में ये बन जाती है। फिर पोलजे का निर्माण होता है, ऊपर से ये घस जाती है, पोलजे का निर्माण होता है। सिंक हम किसको बोलेंगे? धरातल के ऊपर छलनी के समान जब अपरदन होता है तो यहां सिंक का निर्माण धरातल के ऊपरी सतह पर होता है। काष्ठ मैदान का निर्माण जब ये जो पूरी सतह है वो नीचे खस के बैठ जाती है तो यहां एक मैदान का निर्माण होता है जिसको काष्ठ चूने का मैदान का नाम देते हैं। भूमिगत कंदरा का निर्माण भी होता है और ये कंदरा जो गुफा होती है उस गुफा का निर्माण यहां हो जाता है। इसको भूमिगत कंदरा का नाम भी देते हैं। प्राकृतिक सुरंग, प्राकृतिक रूप से ये सुरंगें बनती हैं, प्राकृतिक रूप से इनका निर्माण होता है, प्राकृतिक सुरंग का नाम देते हैं। तो ये चूने क्षेत्र में जो अपरदन से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं वो निम्न प्रकार की स्थलाकृतियां हमें वहां देखने को मिलती है, वहां पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में ये स्थलाकृतियां नहीं हो, लेकिन वो कहीं आपको विकसित अवस्था में भी ये स्थलाकृतियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि वो निर्माणाधीन प्रक्रिया में हो। तो इसके बाद में हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की अगर बात करते हैं, जो कि भूमिगत जल के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो मंद गति से बहते हुए जल के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो अगर भूमिगत जल की जो गति है उसका वेग है वो मंद होता है तो हम समझते हैं कि उसमें पदार्थों की जो मात्रा होती है वो भी कम होती है। लेकिन साथ ही अगर वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो वहां पर जो निक्षेपण के जो कार्य होते हैं, क्योंकि जल की मात्रा कम हो जाती है और बोझ सहने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, फलस्वरूप निक्षेपण का कार्य यहां शुरू हो जाता है। तो निक्षेपण के द्वारा एक तो ताप बढ़ना, वाष्पीकरण की गति बढ़ना, पानी का जो बहाव है वो मंद हो जाना और कम हो जाना, अवरोध का आना, तो इसके कारण से निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां हैं वो निर्मित होती हैं। तो निक्षेपण के द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो निर्मित होती हैं: स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरास्तंभ। अगर इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए यहां पर ये कोई कंदरा है, गुफा है, प्राकृतिक सुरंग है, तो यहां पर ऊपर से जो रंध्र और छिद्र होते हैं, दरारें होती हैं, वहां से पानी यहां रिसता है। तो पानी के साथ अन्य जो लवणीय पदार्थ हैं वो भी नीचे की ओर गिरते हैं, जो कि गति कम होती है पानी की मंद गति से, एकदम मंद गति से, तो फलस्वरूप ये नीचे गिरने से पहले ही ये जल वाष्प में बदल जाता है। यानी इसके साथ उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो इसकी जो छत होती है वहां से जमने शुरू होते हैं और नीचे की ओर ये आते हैं। तो आधार तो छत हो गया और इसका जो शीर्ष होता है वो फर्श की ओर होता है, लेकिन ये फर्श से मिलता नहीं है। इसको बोलते हैं हम स्टेलेक्टाइट। स्टेलेग्माइट होता है पानी की गति तेज होती है, फलस्वरूप छत पर नहीं जमता वो जल, वो नीचे जैसे जैसे धूप गिरती है ये यहां से जमना शुरू होता है और इस तरह से ये ऊपर की ओर वृद्धि करता है। लेकिन ये भी जो छत होती है वहां ये नहीं मिलता है, तो इसका जो आधार होता है वो फर्श पे होता है और शीर्ष वो छत की ओर होता है। तो इस स्थलाकृति को हम स्टेलेग्माइट का नाम देते हैं। लेकिन कभी कभी और तीव्र अगर जल की गति होती है तो यहां जो चट्टानी लवण होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं
वो एक स्तंभ के रूप में फर्श और छत से मिल जाते हैं। जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं वो धरातल के फर्श और इसकी जो छत होती है धरातल की गुफा की, वहां ये मिल जाते हैं, तो 15 स्तंभ का निर्माण होता है। तो ये अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो हम काष्ठ क्षेत्र में देख सकते हैं या काष्ठ क्षेत्र में मिलती हैं। अलग प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, तो क्योंकि कई क्षेत्रों में इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, चुनने वाले क्षेत्रों में, तो ये स्थलाकृति हमारे भूगोल के जो विद्यार्थी हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं और उनकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। थैंक यू।